चलो, अगर सबको स्क्रीन दिख रहा है इसका मतलब वी आर राइट। ओके। तो कल हम लोग प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ रहे थे। कल जो ये प्रेमचंद हम लोगों को पढ़ना है बेटा, इसी में से कल हम लोगों ने प्रेमचंद की, मैंने आपको बताया था कि प्रेमचंद ने कई कहानियां लिखी। उसी कहानी के अंतर्गत एक कहानी हमको पढ़नी है, बड़े भाई साहब। ठीक है, बड़े भाई साहब कल हम लोग पढ़ रहे थे और उसके कुछ अंशों को हमने पढ़ा भी था। उसके आगे वाले अंश में कल हमने ये देखा कि प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से हमें बताते हैं कि घर में बड़े भाई साहब की क्या महत्ता होती है, बड़े भाई साहब का किसी भी घर में क्या स्थान होता है, छोटे भाई के लिए बड़े भाई की क्या जगह होती है, बड़े भाई का छोटे भाई के जीवन निर्माण में क्या भूमिका होती है। उन सब भूमिकाओं को प्रदर्शित करने का पूरा प्रयास मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से किया है। आर यू श्योर? बोलिए। अब समझ में आ रही है कि नहीं चीजें, ये बताइए। तो पहले अगर 3-4 पैराग्राफ को हम देखें तो हम ये पाते हैं कि कैसे मुंशी प्रेमचंद अपने बड़े भाई का बखान करते हुए कहते हैं कि वो पढ़ते रहते थे लेकिन अपनी बुनियाद को मजबूत करना चाहते थे। बुनियाद को मजबूत करने का मतलब यहाँ ये भी था कि वो एक कक्षा में 3-4 बार फेल भी होते थे। क्यों होते थे? और उस 3-4 बार फेल होते थे और उसके बाद वही प्रेमचंद क्या था कि खेलते कूदते रहते थे और बार बार उनके बड़े भाई साहब उनको समझाते रहते थे। क्या समझाते रहते थे? कि तुम खेलते कूदते हो, मुझे देखो मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी जो है इतना मैं असफल होता हूँ, तुम मुझसे कुछ सीखते नहीं हो। तमाम तरह की बातें थी जो उनको समझाते रहते थे। पिछले वाले कल वाले क्लास में हम लोगों ने यहीं तक देखा था, जहाँ तक मुझे याद है। क्यों? yes, sir. तो उस चीज को अगर हम अब शुरू करें, आज उसके आगे अगर हम शुरू करते हैं तो देखिए दूसरा जो इस पाठ का है तो उसमें देखिए क्या कहते हैं। दूसरा यहाँ से को शुरू करना है। कहते हैं कि सालाना इम्तहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथे लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, मुझे अब अपने ऊपर कुछ अभिमान और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। ठीक नहीं था। चलिए यहाँ तक देख लेते हैं। कहते हैं कि जो पिछले पैराग्राफ के बाद अब जो हम आज नया शुरू कर रहे हैं इसमें कहते हैं कि एनुअल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा मुंशी प्रेमचंद और उनके भैया दोनों लोगों की हुई। और जब परीक्षा हुई तो परीक्षा का परिणाम आया और परिणाम में क्या हुआ कि प्रेमचंद के जो बड़े भाई साहब थे वो फेल हो गए और मुंशी प्रेमचंद पास हो गए। अब उनके भाई साहब और उनके बीच में शुरुआत में जो 3 वर्षों का गैप था, अब वो गैप घट के 2 साल का रह गया। समझ गए? अब जब प्रेमचंद पास हो गए और बड़े भैया फेल हो गए, जब बड़े भैया फेल हो गए तब प्रेमचंद को लगा कि क्यों न अब हम इनको डांटे। बहुत डांटते थे हमको, बहुत उपदेश देते थे, बहुत शुभाशुक्ति कहते थे कि पढ़ो नहीं फेल हो जाओगे, ये हो जाओगे। तो प्रेमचंद के मन में एक बार आया कि क्यों ना अब हम कहें कि क्या बेटा बहुत पढ़ाते थे हमको, क्या हो गया तुमको? इतना पढ़ते थे, इतना वो करते थे, इतना खून जलाते थे,
कहाँ गया सब तुम्हारा तपस्या? मुझे देखो, मैं मौज करते करते पास हो गया, तुमसे तो तेज मैं ही हूँ। एक बार उनके मन में ये बात आई क्या कि क्यों ना आज हम डांट सुनाएं। लेकिन फिर वो देखने लगे अपने बड़े भाई साहब का मुंह, तो भाई जाहिर सी बात है कि जो बच्चा फेल हो गया होगा वो खुश तो रहेगा नहीं। तो उनके बड़े भाई साहब भी क्या थे, दुखी थे, उदास थे। तो प्रेमचंद को लगा कि अगर मैं इनको कहूँगा, ऐसी ऐसी बात या कटु वचन बोलूँगा तो कितने शर्म की बात है। तो उन्होंने यह जान कर कि काफ़ी शर्म की बात है, यह सब नहीं कहा। लेकिन उन्होंने यह सोचा मन ही मन कि अगर दोबारा ये हमसे कहे कि खेलने मत जाया करो, कूदने मत जाया करो, मुझे देखो, पढ़ो लिखो, तब तो बेटा इनको बताते हैं, ठीक है। और बड़े भाई साहब भी अब थोड़े से दबे दबे रहने लगे, क्योंकि इतना पढ़ते थे वो फेल हो गए थे और मुंशी प्रेमचंद पास हो गए थे, वो भी खेलते कूदते, ठीक है। कहते कि भाई साहब ने इसे भाप लिया, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़ी। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है, इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है। असल चीज क्या है, यही तक देखते हैं। अब देखो, जब से पास हो गए मुंशी प्रेमचंद, तो ये भैया की बातों को कम मानते थे, खेलते कूदते थे, अपना घूमते फिरते थे। भैया बेचारे उदास क्यों? क्योंकि फेल हुए थे तो अपने पढ़े कि भाई को बोले। लेकिन इस बीच होता क्या है कि प्रेमचंद को यह अभिमान हो जाता है कि मैं तो बिना पढ़े लिखे इतना कर गया हूँ, तो खेलने कूदने में अपना ध्यान ज़्यादा देते हैं। और एक दिन होता क्या है, कुछ ज़्यादा खेल के जब कमरे पे आते हैं खाना खाने के लिए, तो बड़े भाई साहब उनके हो जाते हैं आग बबूला, गुस्से से आग बबूला हो गए और कहते हैं कि इस साल पास हो गए तो तुम अपने आप को समझने क्या लगे हो? इसका मतलब बहुत बड़ा तीर थोड़ी मार लिए हो, पास हो गए, थोड़े पास हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घूमोगे। पास होने का अर्थ ये थोड़ी होता है कि तुम अब घूमोगे, अब तुम फ्री हो, आजाद हो, नहीं, ये सब नहीं। कहते कि अगर इस घमंड में हो कि मैं बिना पढ़े पास हो जाऊंगा, तो घमंड तो रावण का टूट गया। रावण इतना बड़ा घमंडी दुनिया में कोई, पृथ्वी पर कोई रहा नहीं। तो नजीर देते हैं कि रावण इतना घमंडी तो कोई था नहीं, फिर तुम क्यों घमंड कर रहे हो? अरे पास हो गए तो तुम क्या रावण के चरित्र से उपदेश ले लिए हो? रावण हो गए हो, इतना घमंड कर रहे हो? वही समझा रहे हैं। कहते हैं कि इम्तिहान केवल एक परीक्षा में पास हो गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। असल चीज क्या है, बड़ी बात क्या है? कहते हैं कि बड़ी बात है, असल चीज है बुद्धि का विकास। अपने माइंड का डेवलपमेंट करो, अपने बुद्धि का विकास करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। कहते हैं कि जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। अब बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब प्रेमचंद को फिर समझाने के लहजे में अब शुरू कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम तो पढ़ लिए तो सोचे कि तुम अब पूरी दुनिया में तीर मार लिए हो, तुम्हारा डंका पूरी दुनिया में बज गया है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि बुद्धि का विकास करो। इम्तिहान पास कर लेना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। घमंड इतना रावण की तरह मत लाओ। कहते हैं कि रावण को, अगर रावण से को देखोगे
तो रावण इतना बड़ा घमंडी था और चक्रवर्ती सम्राट था, माने संपूर्ण दिशाओं को, संपूर्ण लोगों को जीत लिया था। और महीप माने होता है राजा। कहते हैं कि संसार के सभी राजा जो है, कर माने होता है टैक्स, सभी राजा उसे कर देते थे, ठीक है। और कहते हैं कि अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है। देखो आजकल देखोगे अंग्रेजी भाषा हर जगह बोली जाती है ना, तो अंग्रेजों के राज्य का विस्तार माने अंग्रेजों की पहुंच। तो अंग्रेजों की पहुंच या तो अंग्रेजी भाषा से होगी या तो अंग्रेजों के गुलामी से होगी। तो जहां अंग्रेज देश पर शासन नहीं कर पाए वहां अंग्रेजी भाषा तो हावी ही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अंग्रेजों को चक्रवर्ती कह देंगे या अंग्रेजों के आधिपत्य में संपूर्ण संसार है, नहीं, ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन सब अपने आप में स्वाधीन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुद्धि का विकास किया है। किसका किया विकास किया है? बुद्धि का विकास किया है। कहते हैं कि रावण इतना सब कुछ था, सब इतना घमंड था और संपूर्ण दिशाएं उसका आधिपत्य स्वीकार करती थी। संपूर्ण लोग जिस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी दिग्गज हैं, सब लोग उसके आगे पानी भरते थे। आग और पानी के देवता उसके दास थे। मगर लेकिन घमंड के अंतर्गत क्या हुआ? जब रावण के अंदर घमंड था तो क्या हुआ? उसका अंत क्या हुआ कि एक कहावत है ना कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। उसके घर कोई उसको पानी देने वाला भी नहीं बचा। समझ गए बात को? तो कहते हैं कि बेटा घमंड अगर तुम करोगे तो रावण का जो हश्र हुआ है उससे भी बुरा हश्र आपका होगा। तो रावण का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इतराओ मत। जिसने भी घमंड किया है वह समाज से भी गया है और अभिमान तो नाश होगा ही होगा। इसलिए चाहे कोई भी काम करो इस दुनिया में, लेकिन घमंड मत करो। अगर घमंड आया तो क्या होगा? तुम्हारा नाश होना तय है। क्लियर? आगे वाला देखो। कहते हैं शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाही रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मगर बटेर केवल एक ही बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी आधा डंडा आधा अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका निशाना खाली न जाए। देखो इस पैराग्राफ में समझाते हुए कहते हैं कि किसको किसको घमंड हुआ था और क्या क्या उसका हश्र हुआ था। तो शैतान एक भक्त था, उसको ये था कि मुझसे बड़ा भक्त कोई संसार में है ही नहीं। लेकिन अंत में परिणाम से क्या हुआ? उसको नरक में भेजा गया कि हटाओ तुम घमंडी हो। एक शाही रूम था, बहुत धनी आदमी था। घमंड के कारण ऐसा उसका अहंकार चूर हुआ कि भीख मांगने को मजबूर हुआ और भीख मांगते मांगते फिरा। उसके आगे समझाते हुए प्रेमचंद के बड़े भैया उनसे कहते हैं कि तुम एक दर्जा पास क्या हो गए कि तुम्हारा सिर अभी से फिर गया। माने तुम इतने बड़े घमंडी कि तुम भूल गए कि तुम क्या हो। तुम लगे खेलने कूदने, अपनी औकात भूल गए हो। बिना पढ़े कुछ होगा क्या? तुम समझ नहीं रहे हो बातों को। तो कहते हैं कि एक बार अंधे के हाथ बटेर एक बार लग गई माने एक बार पास हो गए बिना पढ़े। हर बार थोड़ी बिना पढ़े पास हो जाओगे। कहते हैं कि कभी कभी गुल्ली डंडा खेलते हुए एक आध निशाना सही लग जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी क्या बहुत बढ़िया खिलाड़ी हो गए। बढ़िया खिलाड़ी होने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, और जब आप मेहनत करेंगे बेटा तभी आप आगे जा पाएंगे। देखिए इस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं मेहनत को भी दर्शाया गया है। समझ रहे चीजों को? आगे देखिए, कहते हैं कि मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। अब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा।
बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा, सब नंबर साफ सफा चक, सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, इन भागों के नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहारों पंचुम लगा के चले गए, मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। फिर देखिए इतना समझाने के बाद इस वाले पैराग्राफ में कहते हैं कि तुम मुझे देख के मस्त हो कि भैया फेल हो गया, तो मेरे फेल होने पर मत जाओ, क्योंकि जब तुम मेरी कक्षा में आओगे तब तुमको समझ में आएगा कि पढ़ाई का महत्व क्या होता है, विभिन्न विषयों में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है और इतिहास है, तो उनको कई नाम याद रखने पड़ते हैं। इवन इतना तक कह देते हैं कि एक इतिहास पढ़ने चलोगे तो एक एक राजा के कम से कम 10-10 नाम है, मतलब एक ही नाम के आगे 1 2 3 4 5 लगाते चलते हैं, इनको नाम भी नहीं मिलता। तो ये उनको सलाह देते हैं कि तुम मेरी तुलना मत करो अपने आप से, जब मेरी क्लास में आओगे तो कठिन और भी चीजें हैं, वहां तुमको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो तुम बेटा यही है कि पास हो गए और अच्छी बात है, लेकिन पास होने का अभिप्राय यह नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें। ठीक, कहते हैं कि अगर मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नाम बताता। कहते हैं कि इतिहास में ऐसे ऐसे नाम है कि उनको नाम ही नहीं मिला। चार्ल्स 1, चार्ल्स 2, चार्ल्स 3, विलियम 1, विलियम 2, विलियम 3 रखते हैं। मुझसे पूछ लिए होते मैं 10 लाख नाम बताता कि इसका ये नाम रखो, इसका ये नाम रखो, इसका ये नाम रखो। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? आगे वाला पैराग्राफ देखिए। आगे वाला पैराग्राफ देखिए, कहते हैं कि और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही बना, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमताहीनों से पूछता ही मुमतहीनों से पूछता ही नहीं कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है, और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा। कहते हैं कि ज्योमेट्री में देखो ABC की जगह CBA लिख दिया तो नंबर कट जाएगा, अ ब ज की जगह ज ब अ लिख दिया तो नंबर कट जाएगा। आखिर भाई तो फिर पूछते हैं कि इनसे क्या मतलब है भाई? चाहे दाल, तब उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि चाहे चावल दाल रोटी खाओ, चाहे रोटी चावल दाल खाओ, खाना तो खाना ही है, भोजन तो भोजन ही है, सीधी सीधी बात है। कहते हैं लेकिन इन परीक्षकों को उससे नहीं मतलब है, उनसे ये मतलब है कि जो चीजें किताबों में लिखी गई है वही हूबहू परीक्षार्थी उतार के उनको दे, और जब परीक्षार्थी उतार के उनको देगा तो उसी चीज का उन्होंने नाम क्या रख दिया है? एजुकेशन, शिक्षा रख दिया है। वो चाहते हैं कि बच्चा हूबहू रट डाले चीजों को। कहते हैं कि इन सब चीजों को मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि इन सब चीजों को पढ़ने से फायदा क्या होता है। ये प्रेमचंद के बड़े भाई जो है प्रेमचंद को समझाते हुए कहते हैं, इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। देखो झल्ला के कहते हैं, चिढ़ के कहते हैं कि ज्योमेट्री में लिखा है कि इस रेखा पे एक लंब गिरा दो तो आधार लंब से, मतलब जो नियम है वो नियम ऐसे ऐसे बना दिए गए हैं, उससे क्या मतलब? अगर होता है तो हो, लेकिन क्या समस्या है कि परीक्षा में पास होना है तो यह सब याद करना पड़ेगा। ठीक, जैसे अगर हम तुम लोगों से कहें कि इसको एज इट इज लिखना है तो तुम लोगों को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में पास होना है और वो मानक है, नियम बना हुआ है। ठीक है, समझे? यस सर। किसी कोई प्रॉब्लम? यस सर। और पढ़ा दो, और पढ़ा दे? यस सर।
चलो यहाँ तक बताते हैं। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ, या तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग, यदि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे, अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या। देखिए इस वाले पैराग्राफ में कहते हैं कि इसी तरह निबंध लिखवाया जाता है समय की पाबंदी। अब समय की पाबंदी पे कहते हैं कि आदमी कितना लिखेगा, 4 पन्ने क्या लिखेगा। सबको पता है कि समय का बहुत महत्व होता है, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको तमाम तरह की सफलताएं मिलेंगी। इन सब चीज़ों को आप क्यों बार बार लिखवा रहे हैं, इसमें क्या आदमी लिखेगा। कहते हैं कि इस पर लिखवाना, इसकी पाबंदी को सदुपयोग नहीं, इसका दुरुपयोग है। भाई उसको सीधी सीधी बात है कि समय का उपयोग करने से आदमी सफल होता है। अब इसमें क्या लिखे 4 पन्ने, तो कहते हैं कि आपको, लेकिन नहीं, जो बात एक लाइन में कही जा सकती है उसके लिए 4 पन्ने लिखवाइए। तो कहते हैं कि छात्रों पर अत्याचार है। देखिए एक प्रकार से चिढ़ रहे हैं। प्रेमचंद के जो बड़े भैया हैं वो चिढ़ के सब बात कह रहे हैं। इतना समझ में आ गया ना, इसमें कुछ है नहीं विशेष। ठीक, कहते हैं कि अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। अब इतना बड़ा चीज और उसको छोटे में लिखना है। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाती। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी है, उल्टी बात है या नहीं। बल्कि भी इतनी सी बात समझ सकता है कि लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज नहीं, उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। प्रेमचंद के भाई प्रेमचंद को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा इतनी समस्याएं हैं बड़ी क्लास में, ऊंचे क्लास में, कि एक छोटे से शब्द पर 4 पेज का निबंध लिखना है, और वो भी 4 पेज का कहते हैं, संक्षेप में 4 पेज का निबंध लिखिए। तो उलहना देते हुए कहते हैं कि अगर 4 पेज नहीं करें तो क्या 100-200 पेज लिखवाते क्या? संक्षेप भी कहते हैं और 4 पेज भी कहते हैं, तो संक्षेप का मतलब 4 पेज होता है। तो विरोधाभास वाली बात करते हुए कहते हैं कि तेज भी दौड़िए और आराम से भी दौड़िए। तो समझाते हुए कहते हैं कि लाला जब मेरी कक्षा में आप आओगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप उछलिए मत, आप पास हो गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अध्यापकों को नहीं जानते। अध्यापक इतना हिमाकत से कापी चेक करते, इतनी हिमाकत से पढ़ाते हैं कि बहुत आदमी परेशान हो जाता है। ये प्रेमचंद के भाई साहब उनसे कह रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि बड़े मेरे क्लास में आओगे तब तुमको समझ में आएगा। आटा दाल का भाव मालूम होना माने बहुत ज्यादा समझ में आना, वो चीजें अपने, ये मुहावरा है। कहते हैं स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने या उपदेश माला कब समाप्त होती। कहते हैं कि स्कूल मुझे जाना था, इसलिए भैया ने शांत हो गए, अब उपदेश नहीं दे रहे थे। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, पर जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही लिए जाए। प्रेमचंद कहते हैं कि मैं तो पास था तब भैया मुझे इतना डांट रहे थे, और अगर मैं फेल हो गया होता तब न जाने क्या दशा होती, वही जान सकते हैं। ठीक है, कहते हैं कि भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वह रोज लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा।
कहते हैं कि मैं इतना पढ़ा था, इतना सब कुछ करने के बाद मैं इतनी डांट खाया, लेकिन फिर भी मैं पढ़ने में उतना इंटरेस्ट लेता नहीं था। बस ये था कि किसी तरह से रोज का काम पूरा हो जाए और एक कमरे में एक कक्षा में दोबारा न पढ़ना पड़े। ठीक है, कहते हैं कि इतना पास होने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन भैया ने जो बात बताई उस मेरा कॉन्फिडेंस को डगमगा दिया और फिर मैं एकदम कटा सा रहने लगा, मैं चोरों का सा रहने लगा कि ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। ठीक है, अब तीसरा वाला कल पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा। यस सर। ओके, अब जिसको जो पूछना है पूछ लो।